हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो चैप्टर 7 मोशन में आज का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिक्स में जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ को हमने मेज़र किया वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि आपका वेट कितना है, ठीक है, तो वेट हम बता सकते हैं कि 60 kg है, 50 kg है या 45 kg है। तो हम वेट को क्या कर रहे हैं, आपको वेट को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं। ठीक, और अगर हाइट के बारे में पूछते हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं कि हाइट 10 फीट है, 6 फीट है या 4.5 फीट है, हाइट भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे? सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं एक माँ के अपने बच्चे के प्रति प्यार की या प्रेम की, तो क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी चीज़ों को जो हम मेज़र नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ जाएंगे आपके? डिस्टेंस और टाइम, इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने टाइप की हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है स्केलर्स एंड सेकंड है वेक्टर्स। ठीक, तो स्केलर्स क्या होती हैं? स्केलर्स होती हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन इज नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो देखिए, बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो अगर हम बोलते हैं कि ये जो पेन है वो कितने का है? 10 रुपए का है, 10 रुपीज। ठीक, हम बात करते हैं वजन की कि आपका वेट कितना है, तो 60 kg। ठीक है, हम बात करते हैं हाइट की कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपने बोल दिया 6 फीट। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 10 यानी 10, 60 और 6 जो है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। और ये जो साइड में दिया गया है यूनिट्स, ठीक है, ये क्या कहलाती है? यूनिट। ठीक, तो ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कहलाएंगे? मैग्नीट्यूड। इन्हें ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू NU। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर के बनी हुई होती है? न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक, तो इसी की बात हो रही है कि स्केलर्स किसे कहते हैं? विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन इज नोन एज स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स में डायरेक्शन के बेस्ड पे डिवाइड की गई है। ठीक है, तो स्केलर्स में क्या होता है? हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ देयर यूनिट, मैग्नीट्यूड की केवल जरूरत होती है। तो ये क्या कहलाती है? स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे एग्जांपल में हो गया आपका टाइम, मास और डिस्टेंस। ये किस में आ गई? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में। डिस्टेंस में हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही टाइम में भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती और मास में भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इधर क्या है फिर? वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? Physical quantity which possess magnitudes as well as direction are called vector। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, यानी वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर्स कहलाती है, इन्हें हम वेक्टर कहते हैं। ठीक, तो ये कितने टाइप्स की? इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे हम फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को, मतलब पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो जब हम पुश करेंगे तो फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्शन या तो अंदर की ओर हो रहा है, या पुश कर रहे हैं तो डायरेक्शन बाहर की ओर हो रहा है, मतलब डायरेक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए वो क्या कहलाया? फोर्स क्या कहला रहा है? वेक्टर को फिजिकल क्वांटिटी कहला रहा है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
बात हम अभी आगे करेंगे। तो ये क्या कहला रहे हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी कहला रहे हैं। तो ये आपकी हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में आता है कि कई सारी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो उसमें आपको डिसाइड करना होगा स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन के बेस पे, कि जिनमें मैग्नीट्यूड केवल है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो स्केलर्स हैं, और जिनमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड्स भी हैं वो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू तो पढ़ ली, अब यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर है उसमें फोर्स का देखिए, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ये इसकी पोजीशन थी, यहाँ से ये क्या हुआ, डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक, तो इसलिए क्या कहलाया, वेक्टर। फोर्स क्या हुई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हुई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स। तो बात करते हैं यूनिट की। ठीक है, यूनिट क्या होता है, ठीक, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट करने का सिस्टम है ये। ठीक, किसी भी मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम होते हैं वही यूनिट्स कहलाती है। ठीक है, यूनिट्स आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो टू टाइप की यूनिट्स के लिए दो तरह की मेथड, एक एमकेएस पद्धति है और एक सीजीएस पद्धति है। ठीक, तो एमकेएस पद्धति जो है उससे हमें क्या, हमें किस किस चीज़ की यूनिट्स मिलती हैं। जैसे एमकेएस में हम किसकी यूनिट निकाल सकते हैं, मीटर, यानी हम इससे क्या लिखेंगे, ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम और ये हो गया सेकंड। मीन्स हम इसमें टाइम, इसमें मास और इसमें लेंथ, इनकी यूनिट हम एमकेएस पद्धति से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें लेंथ सेंटीमीटर में मिलेगा और सीजीएस मीन्स ग्राम, मास में किसमें मिलेगा, ग्राम में मिलेगा, और टाइम क्या होगा, सेकेंड में मिलेगा। ठीक, और इसमें हमें लेंथ जो होगी वो मीटर में मिलेगी और मास जो होगा किलोग्राम में मिलेगा और टाइम क्या होगा, सेकंड में मिलेगा। ठीक, तो जो एमकेएस पद्धति थी इससे पहले केवल 3 चीजों की ही यूनिट हमें मिल पाती थी। ठीक, बाद में इसको हम एसआई भी यूनिट कहने लगे, एसआई पद्धति से भी जानने लगे या सिस्टम से भी जानने लगे। एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो एसआई पद्धति से या एसआई मेथड से हमें 7 चीजों की यूनिट निकालने में क्या होने लगी, सहूलियत होने लगी। जैसे अभी हमने केवल लेंथ, मास और टाइम का ही बताया, लेकिन उसमें फिर हमें 7 चीज ऐसी हो गई जिनकी यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एसआई मेथड से। तो अभी आपके इसमें आपके चैप्टर 7 और क्लास 9 के हिसाब से केवल एमकेएस और सीजीएस पद्धति की सिस्टम ही जानना इनफ है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि ये होता क्या है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक, तो हमने डिस्टेंस को किस में रखा था, स्केलर क्वांटिटी में, और डिस्प्लेसमेंट को किस में रखा था, वेक्टर क्वांटिटीज में। ध्यान देते जाइएगा क्योंकि इनमें डिफरेंस भी आते हैं। ठीक, डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं है, और उसमें क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है। ठीक, तो डिस्टेंस की बात करते हैं कि मान लीजिए ये कोई प्लेग्राउंड है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ए से बी तक आना है। ठीक, इस प्लेग्राउंड में ऑब्जेक्ट को ए से बी तक आना है। ठीक है, तो वो ए से बी तक दौड़ते हुए आता है। ठीक, ए से बी तक दौड़ते हुए आता है, जिसमें उसका पाथ लेंथ कितना होता है, 250 मीटर। ठीक, तो प्लेग्राउंड में ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, 250 मीटर। मतलब उसकी पाथ लेंथ कितनी थी, 250 मीटर थी। मतलब कह सकते हैं टोटल
पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल पाथ लेंथ को, किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो पूरी दूरी होती है, टोटल डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? तो हाँ, टोटल पाथ लेंथ जो रास्ते की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक, ये डिस्टेंस कहलाएगी। और किसी ऑब्जेक्ट को A से B तक पहुंचने का एक ये भी रास्ता है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, वो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और ये यहाँ से भी, एक ये भी रास्ता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ मतलब यहाँ पे इसको कितना लगा? 160 मीटर ही लगा, ठीक। तो जो सबसे लंबी दूरी होती है, लंबी दूरी पाथ की जो लेंथ है वो लंबी वाली जो होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी की हम कैसे बात कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है उसके लिए डायरेक्शन मायने नहीं रख रहा है, वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, वो चाहे तो 4 चक्कर लगा करके भी पॉइंट पे पहुँच सकता है, बी पॉइंट पे पहुँच सकता है, ठीक। लेकिन इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एक डायरेक्शन चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और डिस्टेंस क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ से पता चलता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाए? डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, ओके। अब देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी पर ही फिर से आना है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी पर फिर से आना है, सॉरी ए से चलता है और वो उसी पॉइंट पे फिर से आ रहा है, तो उसकी टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई? 500 मीटर, ठीक। लेकिन उसकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या हो गई? क्योंकि वो वही, उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, ठीक। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ऑब्जेक्ट का 0 हो रहा है। क्यों? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखी जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लेकर के चलते हैं कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ, ठीक है। वो वहीं से जाकर के वहीं पे पहुंच गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी? 500 मीटर हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक। एक बात ये हो गई। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब ए से बी तक जाना है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में जाना है, ठीक, तो उसका क्या हो जाएगा? जैसे ये डिस्टेंस हो गई 150 मीटर, ठीक। तो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ए से बी तक जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? उसकी डिस्टेंस होगी 150 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा 150 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी 150 मीटर ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहां से ये क्लियर हुआ होगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें रिलेटेड डिफरेंसेस आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। और जब देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ए से बी पे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 150। तो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है तो 150 जाता है और फिर वो 150 ही लौटता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कितना, 300। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो यहाँ से वहां तक गया और वहां से उसी पॉइंट पे लौट आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब आप ये कमेंट में करके बताइएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। वही जो भी मैंने आपको बताया उसको डिफरेंसेस में याद कर लेना है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बता दिया मैंने क्यों है स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और फिर डिस्टेंस क्या है, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल हो जाता है। लेकिन देखिए स्ट्रेट लाइन होगा तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट हमारा ये है। अगर ये डिस्टेंस 100 मीटर है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगी। लेकिन ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर डिस्टेंस 150 मीटर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर ही होगा। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन होती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की और इक्वल होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, इट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। वही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन अ गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट अ पॉइंट A, goes to B, C, D and again come back to A. Find distance at point A. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट B, C, D तक जाता है और फिर से लौट करके वो पॉइंट A पर आ जाता है। तो फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। फाइंड डिस्टेंस एट पॉइंट A, ठीक है। A पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस हम किसे कहते हैं, टोटल पाथ लेंथ, ठीक। टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक की जो टोटल पाथ लेंथ होती है वही उसकी डिस्टेंस कहलाती है। तो हमारे पास क्या है, 5 + 3 + 5 + 3 5 5 10 3 3 6 16 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 मीटर, ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन भी अराइज होता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे अगर ये दूसरा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि ए से चल करके फिर से ए पर ही आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपके इससे 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच है, फर्स्ट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो क्या है, वेक्टर्स में क्या जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन के साथ। तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। फिर अगर एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड reach the same point, then first है displacement is equal to distance। क्या होगा, क्या सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है कि सर्कुलर पाथ में जब वो एक पॉइंट से चल करके उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, नहीं होंगे। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस। सेम पॉइंट पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा लेकिन डिस्टेंस क्या होगी,
ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 0, नो, एंड डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, नहीं। ठीक, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम स्पीड लेकर के आएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। थैंक यू।